हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई साइंस प्लस चैनल। अभी आज का जो टॉपिक है हम डिस्कशन करने वाले केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का, दैट इज हेनरी लॉ। इसके पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वहाँ पे हमने क्या देखा था, सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। तो वहाँ पे तीन मेन फैक्टर्स थे। पहला तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। अब यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करने वाले हैं, बट इन द कंडीशन ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो साइंटिस्ट दैट इज विलियम हेनरी, इन्होंने इंडिपेंडेंटली नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट को चेकआउट करने के लिए। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कंक्लूडेड किए ऑन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। क्या था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी गैसेस सॉल्यूट है, सपोज यहां पे लिक्विड सॉल्वेंट है और ये लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमने गैसेस सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है। अब होगा क्या, अगर यहां पे जितने भी गैसेस सॉल्यूट है एट पर्टिकुलर प्रेशर कंसीडर करें, तो अगर हम यहां से प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम जो भी प्रेशर है इसका, वो प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज कर दें, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा लिक्विड सॉल्वेंट था वो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जो ये गैसेस पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो सारे गैसेस पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर आ जाएंगे। मींस दोनों के बीच में यहां पे भी थोड़े होंगे, यहां से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना प्रेशर इसके ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं। अगर यहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है तो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स थे वो सॉल्वेंट के अंदर चले जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और वो ऑब्जर्वेशन को एक लॉ के फॉर्म में एप्लीकेबल किया, जिसे हम हेनरी लॉ बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या ऑब्जर्वेशन किया, solubility of gas in liquid will be directly proportional pressure of gas over the solution at specific temperature. उन्होंने ये बोला कितने अमाउंट में गैस सोल्यूबल है वो फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस के, जो सॉल्यूशन के ऊपर, जो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंबाइन हो रहा है, जो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके इक्वल होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एट द सेम पीरियड, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, दूसरे साइंटिस्ट डाल्टन थे, कौन था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन्होंने भी
सेम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिस्कशन की और इंडिपेंडेंटली उन्होंने भी कुछ रिलेटेड टर्म्स हेनरी के लॉ से ही मिलता जुलता कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या बोला, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस will be directly proportional to the partial pressure applied over the solution or applied over the mixture at the specific temperature. तो Dalton's also proposed the same concept related to हेनरी, बट इंडिपेंडेंटली उन्होंने भी किया था अपना एक्सपेरिमेंट और हेनरी ने भी किया था। फर्दर जो भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है दैट कैन बी कंसीडर इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। Solubility of gas can be considered in terms of mole fraction। मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम solubility of gas को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हेनरी ने अपना जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट फर्दर मॉडिफाइड करके मेन स्टेटमेंट प्रपोज किया एंड thus hence Henry law can be stated as क्या बोल सकते हैं वहां पर, the partial pressure of gas in vapor phase, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वेपर फेज के फॉर्म में, इज directly proportional to the mole fraction of gas in solution at specific temperature। ये उन्होंने बोला इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इफ partial pressure of gas is denoted by P over the solution and mole fraction of gas by X, then P is directly proportional to X होगा और P is equal to KH into X, where KH is Henry constant। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। अब KH की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो KH की वैल्यू है दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और उसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? फॉर
same gases at different temperature, the value of KH will be different. एक ही गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 300 पे और 303 केल्विन टेम्परेचर पे, दोनों टेम्परेचर पे KH की वैल्यू अलग अलग है, एक ही गैस कंसिडर कर रहे हैं। अब ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, the value of KH will be different. अलग अलग गैसेस के लिए एक ही टेम्परेचर पे, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर इसका हम 303 केल्विन पे KH की वैल्यू देखें तो दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम है, बट दोनों गैसेस अलग है, तो KH की वैल्यू भी वहां पे अलग होगी। अब सॉल्युबिलिटी को हम किस टर्म में ले रहे हैं, x के टर्म में ले रहे हैं, तो अगर KH की वैल्यू और x की वैल्यू को सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में कंसिडर करना है तो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/KH इंटू P हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, for higher value of KH, higher value of KH, solubility of gas will be less. अगर solubility कम हुई गैस की तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट हेनरी लॉ। फर्दर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं और उसके एप्लीकेशंस हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। आगे कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ के। कौन से लिमिटेशंस हैं? दिस लॉ इज वैलिड इफ, कुछ कंडीशंस है तभी ये अप्लाई होगा। पहला, प्रेशर इज लो, जब भी प्रेशर क्या हो, कम हो। देन अगर हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, एट हाई प्रेशर डेविएशन इज ऑब्जर्व, वहां पे हमें डेविएशन देखने को मिलेगा, किससे, फ्रॉम हेनरी लॉ। ओके, सेकेंड, प्रेशर हो गया। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के टर्म में क्या होगा, जो टेम्परेचर है दैट शुड नॉट बी मोर हाई, टेम्परेचर should not be too much low, ज्यादा कम भी टेम्परेचर होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड वन, ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, द गैसेस सॉल्यूट should not be highly soluble, ज्यादा soluble भी होना नहीं चाहिए गैसेस। फोर्थ वन,
the gas should not react with solvent, सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट नहीं होना चाहिए, और does not dissociates or associates in solvent. जो गैसेस है वो गैसेस सॉल्वेंट के साथ में कोई भी केमिकल रिएक्शंस करना नहीं चाहिए, ना ही डिसोसिएशन और ना ही एसोसिएशन. गैसेस सॉल्यूट हाईली सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए क्योंकि गैसेस लिक्विफाइड हो जाती है लोअर टेम्परेचर पे. प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए, ज्यादा प्रेशर होगा तो वो हेनरी लॉ से डेविएट कर जाएगा. सो दैट इज 4 लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ. एप्लीकेशंस क्या क्या है, हेनरी लॉ अप्लाई कहां कहां पे होगा. तो पहला जो है एप्लीकेशन, दैट इज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, और हम बोल सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर. जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स फॉर्म होते, वो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर फिलअप होता है. जैसे हम अगर बॉटल ओपन करें कोल्ड ड्रिंक्स की तो उसमें से क्या इफरवेंसेस निकलते हैं ना, इफरवेंसेस निकलते हैं गैस के, CO2 के निकलते हैं. तो CO2 कब एप्लीकेबल होता है, उसमें से अगर हम ओपन करें तो वहां से प्रेशर रिलीज होता है. इट मीन्स देयर विल बी प्रेशर अप्लाइड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस. तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया किसका, हेनरी लॉ. दूसरा, इन सी डाइवर्स, सी डाइवर्स मतलब जो गोताखोर होते हैं, जो डाइविंग करने के लिए जाते हैं वाटर के अंदर, उनके पास जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस फिलअप होती है. अब वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस तो फिलअप है, लेकिन जब भी हम नीचे जाएंगे, डाउन टू अर्थ, नीचे मूव करते जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा. तो नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैसेस हैं वो गैसेस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी. सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब जो हमारा ब्लड सेल है वो ब्लड सेल के अंदर जो ब्लड फ्लो हो, जो पार्टिकल्स है जो ब्लड सेल के अंदर है, वो गैसेस ऑक्सीजन तो कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगा, बट नाइट्रोजन है वो भी वहां पे प्रेजेंट होगा. जब हम नीचे जाएंगे तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन जब बाहर आएंगे तो नाइट्रोजन गैस ब्लड सेल से कहां आएगा, बाहर आएगा. बाहर आएगा तब बबल्स के फॉर्म में वो रिमूव होने वाला है, जिसकी वजह से जो सेल है वो ब्लॉक हो जाता है और जो नर्व सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिटेड नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है. इसके लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी यूज करते डाइल्यूशन के लिए, कि ऐसी सिचुएशन वहां पे आए ना. तो सी डाइवर्स जो है उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम फिलअप करते. व्हाई हीलियम इज यूज्ड, हीलियम इज यूज्ड फॉर डाइल्यूशन ऑफ गैस, और लाइटर है, हैवी नहीं है, तो वो इजीली स्केप हो जाती है. सेम एट हाई एल्टीट्यूड्स, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं पहाड़ी इलाका, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर है अर्थ सरफेस से, तो वहां पे प्रेशर कम होगा. प्रेशर कम होगा तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है उतने अमाउंट में ऑक्सीजन हमें मिलता नहीं, जिसकी वजह से अगर आप देखो
तो वहां पे पीपल के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं उनके वीकनेस देखने को मिलेगा और उनके जो सोचने की ताकत होती है, जो थिंकिंग पावर होती है, वो थिंकिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, जिसे एक डिसीज का नेम देते हैं, दैट इज एनॉक्सिया। उसको क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो हेनरी लॉ है वो ये 3 कंडीशंस में भी कंसिडर कर सकते हैं। लंग के फंक्शन में, कैसे हमारा लंग्स वर्क कर रहा है, तो वहां पे भी गैसेस क्या होती है, बॉडी के अंदर डिसॉल्व होती रहती है, वहां पे भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। इट मीन्स देयर आर वेरियस कंडीशंस वेयर हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल। अलग अलग कंडीशंस है जहां पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। नाउ अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या था? P = KH × X। KH की वैल्यू आपको या तो गिवन होगी या तो आपको फाइंड आउट करनी होगी। मोल फ्रैक्शंस है, X और P प्रेशर। क्या दिया हुआ है? If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume N2 exerts pressure of 0.987 bar and KH is equal to 76.48 किलो बार। तो सबसे पहले KH की वैल्यू किलो बार में दी है, तो उसको हम क्या करें, बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा? KH will be is equal to 76.48 किलो बार। किलो का मतलब कितना? 10⁻³ तो ये हो जाएगा कुछ 76480 हो जाएगा, 1 2 और 3 बार। ओके, फर्दर N2 exerts a pressure of 0.9 मीन्स प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया है? 0.987 बार। दोनों यूनिट सेम हो गए। मिलीमोल्स फाइंड आउट करना है किसका? हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। तो मिलीमोल्स फाइंड आउट करना है, तो मोल्स के लिए तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, रिलेशन किसका है? मोल फ्रैक्शन का। सो x इज इक्वल टू, x किसका? N2 का मिलेगा, विल बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x को सब्जेक्ट बनाओ तो KH कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो P ऑफ N2 डिवाइड बाय KH ये मिलेगा। x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। xN2 PN2 डिवाइड बाय KH। P ऑफ N2 कितना दिया हुआ है? 0.987 डिवाइड बाय KH की वैल्यू कितनी आई? 76480। बार बार है तो कैंसिल हो जाने वाला है। इसको भी सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें? डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद ये कुछ मिलेगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इतना मिलेगा। सो x ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स डिवाइड बाय मोल्स, उसका कुछ यूनिट नहीं होगा। उसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मिलीमोल्स चाहिए। तो मोल्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स को इंटीग्रेट करते हैं n से, n ऑफ N2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहां पे क्या है? वाटर है। तो मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ
H2। तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो मोल्स दिया है तो 1 लीटर ऑफ वाटर दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड आउट करो। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। H2O का मास कितना है और मोलर मास। तो यहां पे तो वॉल्यूम दिया ना, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर मास। दैट इज इक्वल टू, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना, 1000 ml डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 18, तो कितना आएगा 55.55। ये क्या आएगा ग्राम पर मोल, तो ये मिल गया 55.55 मोल्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे सबकी। x ऑफ N2 कितना है, 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू n ऑफ N2 डिवाइड बाय n ऑफ N2 प्लस 55.55। इफ अगर यहां पे हम एक कंडीशन करें कि वाटर का मोल्स ज्यादा है, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल्स मिनिमम और सॉल्वेंट का मोल मैक्सिमम होता है। इफ n ऑफ N2 is less than 55.55, अगर नाइट्रोजन का मोल्स 55.55 से कम हुआ तो क्या होगा, सो n ऑफ N2 प्लस 55.55 is equivalent to 55.55। इतना ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, therefore n of N2 will be is equal to, यहाँ पे पूरा टर्म्स लिखो, डिवाइड बाय n ऑफ N2 प्लस 55 की जगह पे क्या हो जाएगा 55.55 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, और n ऑफ N2 विल बी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे 55.55 का, तो क्या आएगा, इट बिकम्स 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। मोल है। अब हमें चाहिए क्या, हमें मोल्स में नहीं पूछा है, हमें किस में पूछा है, मिली मोल्स में पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करें, उसको मोल्स को क्या करें, मिली मोल्स में कन्वर्ट करें। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3। तो इसको 10 टू पावर -4 ऑलरेडी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n ऑफ N2 इज इक्वल टू 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 मिली मोल। -3 वाले को हमने क्या लिख दिया, मिली, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर -1 मिली मोल, और n ऑफ N2 इज इक्वल टू 0.716 मिली मोल। ध्यान रखना, जो 10 टू द पावर -4 है, क्या था, टोटल वैल्यू क्या है वो देख लो यहां पे, 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 था, मोल दिया हुआ है। तो इसको क्या करें, 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। ये पूरा एक टर्म को, -3 है ना, तो -3 को क्या बोलेंगे, मिली बोलेंगे। इसके लिए इसको क्या लिख दिया हमने, 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 मिली मोल। तो वो यहाँ पे किया, ठीक है। सो दैट इज अबाउट solution।